नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और समय बचेगा तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। निश्चित ही दोनों हो जाने की संभावना है। एक बार हमें बता दीजिए आप लोग अगेन कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सब ठीक है? हाँ सर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जो पिछले क्लास में हमारी जो चर्चाएं हुई थी, एक दो क्वेश्चन अब बताइए। आफ्टर डेट हम लोग इस पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स थे? जल्दी से बताइए, कौन बताने वाला है? अब तक कोई बोला नहीं है। 395। ओके ओके। और आफ्टर पार्टीशन, जब हमारे देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर रह गए थे? जल्दी से कौन बताने वाला है? फटाफट अनम्यूट करना और बोल देना है। आफ्टर पार्टीशन कितना कितना? 299। ओके ओके, गुड गुड, 299। अच्छा, कोई जल्दी से ये बताएगा कि हमारे संविधान में जो संशोधन करते हैं वो किस आर्टिकल के द्वारा करते हैं? संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? 368। 368। बहुत अच्छा, गुड। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी फर्स्ट सिटिंग कब हुआ था? पहली बैठक, प्रथम बैठक कब हुआ था? फटाफट, अभी तक कोई बोला नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, उस संविधान सभा का प्रथम बैठक किस दिन हुआ था? डेट बताना, प्लीज टेल मी अ डेट। 9 दिसंबर। हाँ, 9 दिसंबर। और उसके बाद 1946। गुड। हाँ, देखिए जुलाई में हुआ था इलेक्शन। जो भी सिस्टम लगाया गया था, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्ट तो चुना नहीं गया था। तो 10 लाख पर एक लोगों को चुना गया था, तो डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो ये चुन के जब गए तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कोई ये बता पाएगा क्या? मैं स्पष्ट रूप से क्लास में बताया था कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था? संविधान सभा का मोहम्मद अली जिन्ना सदस्य थे या नहीं? जल्दी से बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ लड्डू, क्या बोल रहे हो? सदस्य थे सर। ओके ओके, गुड। यानी मोहम्मद अली जिन्ना सदस्य थे। मैं आपको, जो लोग को नहीं ध्यान आ रहा है, मैं पुनः ध्यान दिला देता हूँ। होपफुली आपको ध्यान आ रहा होगा। अनम्यूट और बोलने में आप पीछे छूट जा रहे हैं और कोई जल्दी से बोल दे रहा है, तो मैं ध्यान दिला देता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान, जब ये चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसमें वो पार्टिसिपेट किया था। सीट उसको बहुत कम आ गई, है ना। कांग्रेस को 208 आ गई, है ना। मुस्लिम लीग को 73 आ गई। अब इसमें सीट इतना कम आ गया कि इसने कहा कि हम अब बाइकआउट करेंगे। तो उसने संविधान सभा का विरोध किया और जाने से इनकार कर दिया, बैठक में ही नहीं गया। लेकिन वो सदस्य तो जरूर था, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जो संविधान सभा है उसने अपना काम शुरू किया और उसके मोहम्मद अली जिन्ना के अनुपस्थिति में, और धीरे धीरे ऐसा विवाद बढ़ते चला गया और एक समय आया कि देश को बांटना पड़ा, पार्टीशन हो गया देश का। और फिर 299 लोग बच गए, फिर आगे चला और 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लागू हो गया है। बन के तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है कि क्या कोई जल्दी से ये बता पाएगा कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, तो अंगीकृत किया गया, उसको एडॉप्ट किया गया, तो उस दिन कितने आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट किया गया था? हाउ मैनी आर्टिकल्स, कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन? जल्दी से। 16। गुड। तो मैक्सिमम किताबों में लिखा है 15, लेकिन मैंने बेयर एक्ट में देखा है 394। 394 जो आर्टिकल है बेयर एक्ट का, जो संविधान का 394 जो आर्टिकल है, उसमें आप पढ़ेंगे तो सीधा लिखा है दिस आर्टिकल एंड 5, 6, 7, 8, इस तरह से करके लिखा हुआ है
है ना। तो आपको इस बात को ध्यान कीजिए। उसके बाद जब हम काउंट करते हैं तो 15 तो वहां है, बट 20 आर्टिकल को कई किताबें छोड़ देती है, तो आपको ध्यान देना है कि 16 है। और मैंने उसके बाद कुछ ऑथेंटिक बुक्स में से देखा तो कई किताबें में 16 लिखा हुआ है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। तो 16 आर्टिकल को उसी दिन लागू किया गया था जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को कंप्लीटली लागू कर दिया गया। तो पूर्ण रूप से संविधान अपना लागू हो गया है 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान लागू हुआ है, अब संविधान में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी और उसको भांति भांति से हमने पढ़ना शुरू किया था। तो आर्टिकल 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा। तो हमने यही पढ़ा था कि जो संघ है और उसके जो क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक उसमें चर्चा है। सिटीजनशिप की जो चर्चा है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। आफ्टर डेट 12 आर्टिकल से, नंबर 12 आर्टिकल से 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये हो गया भाग 1, है ना, पार्ट 1 हो गया। सिटीजनशिप पार्ट 2 हो गया। और मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस में आ जाएंगे, पार्ट 3 में। आर्टिकल का नंबर क्या है, 12 से लेके 35 तक। और किसी को अगर याद होगा तो क्या ये बता सकता है कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है? मैं ऑप्शन देता हूं, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, डिफिनीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, ऐसा कुछ व्यवस्था की गई है। तो आपको क्या लगता है 12 में क्या लिखा है? मैं तुरंत ही 12 और 36 एक साथ बताया था। बोलिए बोलिए। डेफिनेशन ऑफ स्टेट है उसमें। गुड। आर्टिकल 12 में डेफिनीशन ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा की गई है। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं कंप्लीटली। तो आर्टिकल जो हमारा 12 है और आर्टिकल जो 36 है, दोनों में सेम ही बातें लिखी गई। मतलब स्टेट को डिफाइन किया गया है कि राज्य क्या होगा। देखिए, जब हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं तो दैट टाइम वी रीड एंड स्टैंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स, राज्य के तत्व कितने हैं, तो उसमें हम 4 पढ़ते हैं। यहाँ भी बवाल है, कुछ किताबें 5 कह देती हैं, पर मैंने पूरे जांच पड़ताल से होशोहवास में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किताबों को छोड़ दीजिए, आप तो 4 ही याद रखिए। जब आ जाए कुछ मुद्दा तो आप अपने रीजन से भी यूज कीजिए। अब तक का ये सर्वमान्य बातें हैं, मैक्सिमम बुक्स में यही लिखा है कि स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, है ना। कौन कौन होते हैं? पॉपुलेशन, टेरिटरी, उसके बाद गवर्नमेंट आता है और स्वॉर्निटी आता है। ठीक, स्वॉर्निटी, कुछ लोग आर्मी वगैरह को भी शामिल कर लेते हैं तो उसको हटा देते हैं। 4 एलिमेंट आता है। स्वॉर्निटी मतलब हम इंटरनल और एक्सटर्नल, बाह्य और आंतरिक, दोनों मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि हमें क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना है। इट मीन्स राज्य की जो सरकार होगी सेंट्रल लेवल पे, वो सरकार कंप्लीट फ्रीडम उसको महसूस होगा और वो किसी दबाव में आकर के, किसी विदेशी सरकार के दबाव में आकर के वो फैसला नहीं लेगी। यानी संप्रभु सरकार है। हमारे जो प्रियम्बल है, मैंने आपको बताया था उसमें कि प्रियम्बल में लिखा गया है भारत को प्रभुत्व संपन्न, है ना, प्रभुत्व संपन्न। तो उसमें आपको ये जो प्रभुत्व संपन्न है, सोवरिन जो स्टेट है, तो यही मतलब है। कुछ लोग बवाल मचाते, मैंने आपको याद दिलाया था, पुनः ध्यान दिला देता हूं कि कॉमनवेल्थ में जब नेहरू जी के बाद आया था कि उसमें मेंबरशिप लेते हैं, तो नेहरू ने उसमें ऐड हो गए, मेंबरशिप ले लिया उन्होंने उस समय परिस्थितियों को बेहतर समझ के। तो कई लोगों ने कहा कि आप अगर उसी में ले रहे हैं तो फिर तक गुलामी दस्ता आप स्वीकार कर रहे हैं, ब्रिटेन का कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं बनना है। तो नेहरू ने सीधा बोला था कि हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उस समय भी बताया था कि कॉमनवेल्थ में उस समय जितने देश थे, केवल उसमें पार्टिसिपेट हो जाने से उस सारी देशों के साथ हमारा फॉरेन रिलेशन बन गया। तो ये उस समय के लिए अच्छा था, इसमें कहीं से कहीं तो शक नहीं है। अब यूएनए में है, जो यूनाइटेड नेशन है, और भांति भांति के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, उसमें हम मेंबरशिप ले लिए तो क्या स्वॉर्निटी चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हम अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या डिसीजन लेंगे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामला में, किसी के दबाव में नहीं लेंगे। तो भारत तो ये कर सकता है, अब नेशनल इंटरेस्ट में जो उसको अच्छा लगेगा वो कर सकता है। कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप छोड़ना होगा, छोड़ सकता है। अभी देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब बने हैं 47वें प्रेसिडेंट, तो पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, 12 दिसंबर 2015 को, उससे वो एग्जिट हो गया, है ना, ट्रंप एग्जिट हो गए। फिर जो बाइडेन आया तो कहा कि हाँ चलो हम रहेंगे, और फिर अभी 47th बने हैं
डोनाल्ड ट्रंप दूसरे बार फिर से बने हैं 4 साल के लिए। तो इसमें क्या हुआ, 47वें जो राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने बना है, तो पुनः इन्होंने एग्जिट, मैंने पहले दिन ही एग्जिट करने की घोषणा कर दी है। तो यही होता है अपने इंटरेस्ट में, हालांकि ये अपने इंटरेस्ट नहीं है, पूरा दुनिया के लिए खतरनाक है ना। ये दुनिया को डुबाने की नीति है कि आप जलवायु समझौता जो हुआ है, पेरिस जलवायु समझौता, उससे बाहर निकल रहे हैं। ये तो खतरनाक है, अच्छा नहीं माना जाएगा। पर अगर हम और कुछ देखें कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन रहे हैं, तो वहाँ पे हम निकल सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, अपना जो है नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे। तो जो इंडिया बना मेंबरशिप, तो कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया, तत्कालीन जो भी स्थितियां होगी बेहतर समझते हुए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रियम्बल में सीधा बात लिखा है कि इंडिया क्या है, एक सोवरेन स्टेट है। तो सिंपल सी मतलब है, पहले की जितनी सारी जो बातें थी वो खत्म हो गई। और आप आर्टिकल पढ़ेंगे 395, जो हमारे संविधान का लास्ट आर्टिकल है, उस आर्टिकल में बात लिखी गई है कि क्या क्या समाप्त हो गया। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946, भारत को आज़ादी किससे मिली है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो उस 395 आर्टिकल में, बेयर एक्ट आप देखेंगे, अभी आप तो सुन के याद कर लीजिए, 395 आर्टिकल में सीधा लिखा है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये समाप्त होता है, उसमें लिखा हुआ है। तो अब बताओ, जो मतलब देश को आज़ादी मिला था जिसको, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और फिर प्रियम्बल में घोषित कर दिया कि हम सोवरेन हैं। तो इसका क्या मतलब है, एक्सटर्नल और इंटरनल मामला से भारत पूरा स्वतंत्र है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो ये स्वतंत्रता की बात आई है। तो आपको ध्यान रखना, उसमें प्रीवी वर्ष जो 395 आर्टिकल है, उसमें प्रीवी वर्ष को छोड़ करके इसको खत्म करने की बात की गई है, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। प्रीवी पर्स जो होता है उसको प्रीवी काउंसिल या प्रीवी पर्स में मिस कर रहा हूँ, प्रीवी काउंसिल या प्रीवी पर्स ऐसा कुछ है, उसको छोड़ करके बाकी चीज़ें खत्म करने की बात की गई है। यानी संविधान लागू होगा उस दिन खत्म हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि जो स्वतंत्रता अधिनियम मिला था ना, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक्ट पास होकर आया था, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही ये भारत सरकार अधिनियम 1935 था, तो उससे देश चल रहा था। तो अब उससे चल रहा था, तो जब तक खत्म नहीं करेंगे तो नया कैसे लागू करेंगे, तो नया लागू कर दिया गया है, तो इसलिए उसको खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल किसमें है, 395 में। इसीलिए आप देखना, जो लास्ट वाला जो भाग अपना 22 है, 22वां भाग, ध्यान दीजिएगा, लास्ट भाग है ये 22वां भाग, उसमें 393, 394 और 395 ये तीन ही आर्टिकल है। तो सबसे लास्ट वाला आर्टिकल में चर्चा की गई जिसका नाम है निरसन, है ना, ऐसे बोलते हैं कि अब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, मुझे याद है, आप भले भूल गए होंगे, मुझे याद है कि हम लोग एलिमेंट ऑफ स्टेट चर्चा कर रहे थे, तो इसमें स्वॉर्निटी शब्द की बात आती है ना। और इसी एलिमेंट में और आता है गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट एक होना चाहिए। जैसे अपने देश में क्या है, अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक गवर्नमेंट चल रही है, तो वो गवर्नमेंट है। और एक पूरा टेरिटरी होता है, हर देश का एक मैप होता है ना, तो वो उसका भूभाग है, तो टेरिटरी उसका है, तो वो होना चाहिए। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग होने चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे कि पॉपुलेशन है। और ये चारों मिलके क्या बनता है, स्टेट बनता है। तो ये तो डिफिनीशन पॉलिटिकल थियरी में आता है, बट जो आर्टिकल 12 और 36 है उसमें ये डिफिनीशन नहीं दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि राज्य का मतलब क्या लिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जो फंडामेंटल राइट्स दिया जा रहा है, तो किससे सुरक्षा देना, तो आपको लिखना है बात, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो सरकार से सुरक्षा देते हैं नागरिकों को। यानी नागरिक सुरक्षित होता है किससे, सरकार से। भाई सरकार चुन लिया, नागरिक को वोट देने का अधिकार है, वोट दे दिया, चुन लिया, सरकार बन गई। और कौन ठीक, कहीं अगला दिन दिमाग खराब हुआ, सरकार कुछ अल्लाह बदली, कुछ कानून लगा के और व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके एक्सप्लोइटेशन करना शुरू कर दे, उसके धार्मिक मामला में हस्तक्षेप करने लगे, उसको पढ़ाई लिखाई, जो भी हर मामला में हस्तक्षेप करने लगे, है ना, मन करे तो किसी को टांग दे फांसी पे। तो ऐसे सारा अथॉरिटी अगर हम उसको दे दिए हैं, तो फिर कैसे होगा। अगर सारा शक्ति उसको दे दिए हैं और उसे सुरक्षा का अपने पास कवच नहीं रहेगा, तो कैसे काम चलेगा। ये कवच कुंडल टाइप का है कि हमको सरकार से सुरक्षित करता है ना। आप सोचिए, सरकार अगर हिटलर की तरह हो जाए तो कुछ हो कराए, है ना, नाजी पार्टी आपने सुना होगा, है ना, मुसोलिनी की तरह हो जाए तो कैसा होगा। आप जो पढ़ रहे थे हॉब्स का लेवियाथन, है ना, हॉब्स का लेवियाथन, तो उसमें क्या था कि सारी शक्तियां उसको दे दी गई है एक व्यक्ति में। तो इसी तरह से राज्य उसी तरह से बना था ना, उसने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। तो अब सारी शक्तियां जनता ने इस व्यक्ति में सौंप दिया है,
है ना। हम लॉ का भी पढ़ते हैं तो डबल ट्रीटी होकर के शक्तियां तो सौंपी जा रही है। तो अब जिसको शक्ति मिली है वो तो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी ना करे, नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सके, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है। तो हमारे कंस्टिट्यूंट असेंबली के जितने सारे लोग थे, बड़ा पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने अच्छा से इसको लिखा है और अपने परिस्थितियों के अनुसार इसको बनाया है। कई चीज़ें आती है कि हमारे संविधान जो है उसमें कॉपी पेस्ट बहुत किया गया, इधर से उधर से पढ़ के, है ना। आप पढ़ते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या है। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर ले तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिए, अभी 2-3 बातें हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में, याद रखने वाला क्या क्या, कि फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। उसके बाद जो आर्टिकल 12 है उसमें व्यवस्था की गई है कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट्स बताया गया। अभी मैं स्टेट्स को डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और वहाँ पॉलिटिकल थियरी में जो स्टेट का कंसेप्ट है वो अलग है और यहाँ वाला अलग है ना। तो जो बातें आपको अच्छा लगे कि हाँ इसको नोट कर लेना चाहिए, तो आप उसको नोट करते चलिए, हाथ में पेपर पेन रख के पढ़ा करिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या कर रहे थे चर्चा, कोई बताएगा जल्दी से। फंडामेंटल राइट्स। अरे वो तो टॉपिक ही है तो सरकार को अगर हमने शक्तियां सौंप दिया है और अगर हम उससे सुरक्षा के कोई उपाय नहीं करें तो कैसे काम चलेगा। तो बहुत बढ़िया से व्यवस्था किया गया है। और हम ये बता रहे थे कि क्लेम आता है कि अलग अलग देश से कॉपी पेस्ट किया गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। उस समय की जो समय था, लगभग 60 संविधान को पढ़ करके इसको समाहित किया गया है। और ध्यान रखना यह है कि परिस्थितियों के अनुसार उसको अपडेट किया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन, नाम याद रहे तो याद रखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, उस बुक में उसने चर्चा किया है कि भारतीय जो संविधान है उसमें परिस्थितियों के अनुसार उसको बनाया गया है ना। कॉपी तो किया गया है पर वहां से लिया गया है, पर कॉपी पेस्ट नहीं है कि वहां से लिया यहाँ डाल ही दिया ना, परिस्थितियों के अनुसार उसको अपडेट किया गया है ना। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस बात को इंगित किया है अपने बुक में। तो ये जो स्टेट है आर्टिकल 12 और 36 में, वो क्या है, इसमें ये अवधारणा है कि जो हमारी सरकार है, हम फंडामेंटल राइट्स में जो अंदर लिख रहे हैं बातें, उससे सुरक्षा देगी। मतलब व्यक्ति को सुरक्षा मिलेगा इस सरकार से। तो अब ये विवाद ना हो कि भाई सरकार किसको किसको कहेंगे, सरकार किसको किसको मानेंगे। अब केवल मान लो हम यहाँ रहते हैं बनारस में, बीएचयू में हम जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ तो मोदी जी आ नहीं रहे हैं और यहाँ सब प्रयोग कर दिया गया है राज्य। तो अब हमको एडमिशन ना दिया जाए बीएचयू में और कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाए, नहीं आप तो क्षत्रिय हैं, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। तो हमारा तो हम चाह रहे थे वहाँ एडमिशन हो, पढ़ना चाहते थे और हित तो वायलेंस हो गया, मेरा तो हित जो हम चाह रहे थे हुआ नहीं, तो हमारे साथ तो जाती हुई है, भेदभाव हुआ है। तो क्या ये माना जाएगा कि राज्य ने हस्तक्षेप किया है, राज्य ने आपका भेदभाव किया है आपसे। मोदी जी तो यहाँ नहीं आए हैं, ना ही दिल्ली की गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति आया है, यहाँ बीएचयू का कोई स्टाफ है उसने ऐसा किया है मेरे साथ, तो क्या उसको राज्य माना जाएगा। तो यही बात इसमें परिभाषित की गई है कि एक भारत का जो स्वतंत्र व्यक्ति है वो इस देश दुनिया में कहीं अपने देश में घूम रहा है और अब भांति भांति के जो उसके क्रियाकलाप कर रहा है, तो क्या उसको कौन रोक रहा है। तो जो रोकेगा किसको सरकार माना जाएगा, तो उसमें यही सब चर्चा की गई है कि जो कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, जो सेंट्रल लेवल पे, वो इसमें शामिल होती है। आगे ये स्टेट लेवल की जो आती है गवर्नमेंट, वो आती है। तो ये तो सीधा सीधा हमें दिख गया। हम एक स्कूल की भी बात करते हैं, सरकारी स्कूल भी क्या है, राज्य का भाग है। LIC जो है ना वो भी गवर्नमेंट का है। हाँ, अभी 30% उसने बेच दिया है शेयर, तो लेकिन फिर भी वो सरकारी है। आप SBI को जानते हैं, है ना, सरकारी बैंक उसको कहते हैं ऐसे। तो SBI भी क्या है, सरकारी, वहाँ भी जाति नहीं होगा, है ना। तो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो रेलवे स्टेशन है वो भी क्या है, सरकारी है। तो उसमें यही बात लिखा गया है कि अगर 1 रुपया भी सरकार फंड दे रही है तो समझिए कि वो सरकारी है, वो राज्य का भाग है और वो भेदभाव नहीं करेगा। इसका साफ मतलब है
इसका साफ मतलब है कि हमें आर्टिकल जब 19(1) पढ़ेंगे तो उसमें है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, हम अपना विचार रख रहे हैं। तो बीजेपी ये जो बीएचयू का जो प्रशासन है वो हमें रोक सकता है। तो अगर रोकेगा ना तो हम कहेंगे कि वायलेंस किए हो। और इस समय हम आर्टिकल 32 के आधार पे हम जा सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, और 226 के आधार पे हम हाई कोर्ट जा सकते हैं कि वहाँ हमें बोलने नहीं दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बीएचयू के लंका गेट के बाहर एक दुकान है, वहाँ पे हमको कोई रोक दिया है तो राज नहीं है, राज के अंतर्गत तो नहीं आएगा। आपको सड़क पे चलते कोई पीट दिया तो वो राज के अंतर्गत नहीं आएगा, आपको केस करना है पुलिस स्टेशन में। यहां लोग फंसते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने वाली बात है। लेकिन अगर पुलिस नहीं आपको पीट दिया है तो ये राज का हस्तक्षेप माना जाएगा कि राज ने किया है, क्योंकि जो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, वो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड है, सरकार ने उसको किया है ना, तो सरकार के अंतर्गत आएगा। अगर पुलिस आपके साथ को आप बोल रहे हैं तो उसको रोक दे रहा है तो समझिए कि सरकार ने वायलेंस किया है। पुलिस ने अगर पीट दिया तो समझिए कि सरकार ने वायलेंस किया है। अगर पुलिस ने आपका जान लेने की तैयारी हो गया तो समझिए कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है। पुलिस ने आपको पकड़ लिया, अब बंदी बना लिया, तो ये वायलेशन है, राज्य ने किया है। लेकिन एक व्यक्ति आपको चोरी करके छुपा लिया तो ये राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा, फिर ये अपराध माना जाएगा, ये क्राइम है। तो सरकार, ये राज्य किसको माना जाएगा? तो शब्द जो ध्यान रखिए, आर्टिकल 12 और 36 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राज्य वही है जहां सरकार का 1-2 रुपया खर्च हुआ है। अगर सरकार ने थोड़ा भी फंड दिया है तो समझिए कि वो क्या है, राज्य माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। ध्यान दीजिए, एक और आपको प्रसंग मैं बताता हूं। जब हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे भांति भांति के आर्टिकल्स, तो उसमें आएगा शिक्षा से संबंधित चीज़ें होती है कि हम अगर पढ़ते हैं, कहीं कुछ भी पढ़ते हैं, तो शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे, इसमें चर्चा आएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था इन 6th क्लास डेट टाइम, तो जब मैं 6th क्लास में था तो उस समय प्रॉपर रामायण की किताब आती थी 6th क्लास में, है ना, कि बच्चे को एक पीरियड आता था, उसमें रामायण पढ़ाया जाता था, है ना, कि ऐसे राम जी का जन्म हो गया है। अब धीरे धीरे आगे हर दिन एक एक पढ़ाया जाता था, एक एक टॉपिक, मतलब जैसे क्लास चलते हैं ना, आज आप पढ़ते हैं कैसे साइंस, मैथ, इस तरह से उसमें टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे, है ना, कि आज हम पढ़ेंगे, टीचर आते थे उसमें प्रॉपर बोलते थे कि आज हम पढ़ेंगे राम जी का विवाह कैसे हुआ था, तो राम विवाह पढ़ेंगे। फिर उसमें लंका कांड, ऐसे बहुत सारे सुंदरकांड, बहुत सारे चर्चाएं की गई थी। अयोध्या से रिलेटेड, उसके बाद सीता हरण हो गया, ये सारा चीज़ पूरा रामायण पढ़ाया जाता था। जब मैं 6th क्लास में था, मैं पढ़ा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, सरकारी सिस्टम उस समय थी ऐसा। लेकिन बाद में ये पाया गया, अरे ये तो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। तो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो ऐसे केस में जब धीरे धीरे चीज़ें आई, देखो अभी क्या है ना कि अपना देश ग्रो कर रहा है, तो हमने कानून तो बना दिया है, पर स्पष्ट रूप से ये समझ, बहुत समय इंटरप्रिटेंट हम गलत कर लेते हैं, या वहाँ तक हमारा विचार ही नहीं पहुँचता, तो लगता है कि ये सब ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है, जब उसको विश्लेषणात्मक अध्ययन या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो लगता है नहीं, तो गलत हो रहा है, तो उसको हटा दिया जाता है। तो जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं तो अभी बुरा हूँ नहीं, 2015 में मैं दिया हूँ 10वीं, तो इस अगर 6ठी क्लास की बात करें तो उसमें 6ठे क्लास में पूरा रामायण की पढ़ाया जाता था, सरकारी बुक आती थी। और बाद में पता चले कि धार्मिक शिक्षा है, तो इसलिए उसको हटाया गया, है ना। तो धार्मिक शिक्षा का किसी भी सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ये भी बात आपको स्पष्ट है। एक और आपको ध्यान दिलाते हैं, आर्टिकल जो 15 है उसमें सीधा ही लिखा है कि 5 आधार पे जो सरकार, जो राज्य है, बार बार मैं सरकार सब प्रयोग कर रहा हूँ, आप वहाँ सब जगह राज्य समझेंगे। जो राज्य है, मैं अभी पुनः मैं आपको फिर से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब राज्य शब्द का प्रयोग करूँगा। जो राज्य है, आर्टिकल 15 में लिखा है कि 5 आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसके आधार पे? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे। और क्या हुआ कि देश आजाद हुआ, कितना वर्ष तकले आर्मी वगैरह में केवल पुरुष ही जाते थे, है ना, महिलाओं को वहां भर्ती ही नहीं होता था। बाद में पता चला तेरी, ये तो लिंग के आधार पर भेदभाव है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव, जब ऐसा क्लेम हुआ, केस हुआ,
तो पता चला कि ना ये तो लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ रहा, तो फिर उसको महिलाओं के लिए ओपन किया गया। तो अब महिलाएं भी आर्मी में जा सकती है, ऐसा प्रावधान है। तो अगर महिलाएं आर्मी में नहीं जाएगी तो जेंडर के आधार पर हम भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर भेदभाव कर रहे हैं। तो इसलिए समय समय पे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई शिक्षाविद हो या कोई विद्वान हो, अगर उसको इंडिपेंडेंट करते हैं और लगता है कि हाँ ये बात सही है, तो उसको एडॉप्ट किया जाएगा, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। अब तक हमने क्या समझ लिया? अब तक हमने समझ लिया है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। 12 में ये परिभाषा दिया गया है कि राज किसको माना जाएगा, है ना। और 36 में भी राज का परिभाषा है, और वहां पे क्या है कि राज को क्या करना है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, कि राज को क्या क्या करना है। अब मूल अधिकार में ये होता है कि राज को क्या क्या नहीं करना है। अच्छा, जब नहीं करना आता है ना, तो हम इंग्लिश में पढ़ते थे, जहां नॉट लगाते थे ना उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते थे। बोलो हाँ है ना। जब नॉट लगाते थे तो बोलते थे निगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और डीपीएस क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है निगेटिव नेचर का होता है। तो अब बात कर लेते हैं, क्या सारे जो आर्टिकल्स हैं वो सब निगेटिव नेचर के हैं? तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा अगर देखेंगे तो निगेटिव आपको भाव मिलेगा कि राज ये नहीं करेगा, राज ये नहीं करेगा, राज ये नहीं करेगा, राज ये नहीं करेगा, तो ये निगेटिव ही है। लेकिन नीचे थोड़ा सा बात लिखते हैं कि राज ये कर सकता है, राज ये करेगा, है ना। कि जैसे महिलाओं के बढ़ोतरी के लिए, SC ST के बढ़ोतरी के लिए ये किया जाएगा, तो वो ये किया जाएगा, तो ये तो आ गया पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसलिए कहा जाता है कि सकारात्मक है ना। लेकिन अधिकांश चीजें आप पढ़ेंगे तो नकारात्मक ही दिखेगा। लेकिन जैसे आप जाएंगे डीपीएसपी में तो सब जगह क्या है, राज ये करेगा, राज ये करेगा, राज ये करेगा, तो सब क्या है, पॉजिटिव है। तो नेचर आपको ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नेचर में निगेटिव होते हैं। तो हम पीडीएफ के थ्रू आज आपका कुछ क्लास लेते हैं। अभी बहुत सारे चर्चाएं हो गई हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अभी तो आप हमसे पूछ लीजिए, बाकी आगे हम शुरू करते हैं स्क्रीन शेयर के साथ और आपको दिखाते हैं, और भांति भांति के समय पे और हम लोग चीज़ें यूज करते चलेंगे। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। और देखिए यहाँ पे हमने एक बार निकाला था, ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको जो भी कुछ हमने दिया है वही स्टडी मटेरियल यहाँ पे है भांति भांति के। तो ये अदर यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे PYQ है, आप यहाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये तो इतना है कि ख़त्म नहीं होगा, है ना। मैंने CUT से पहले जो होता था ना, नेट JRF के लिए भी हमने यहाँ पे डाल दिया है, पॉलिटिकल थियरी, है ना। NCERT से भी कुछ रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। ये IGP हम लोग पढ़ते रहे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो बेयर एक्ट हमने यहाँ डाल दिया है, देखिए इंग्लिश और हिंदी वाला भी है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बेयर एक्ट। उसके बाद अभी हम लोग एक आपको मैं बताया ही था कि इंडियन पॉलिटी पढ़ने के लिए आप लूसेंट को बहुत अच्छा से फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, इसी के तहत स्टडी मटेरियल के तौर पे अभी हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है लूसेंट बुक में इसमें 14 पॉइंट दिया है, 14वां नंबर दिया है। आप इसको आर्टिकल से कोई कनेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम सीधा ही देख लें फंडामेंटल राइट्स, तो इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, है ना। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसा इसने कहा है। देखिए इसको ना हमने दोनों में रखा है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो अगर हिंदी वाला को देखें यहाँ से एक बार, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ना तो कोई हिस्ट्री आपको नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट ये दे दिया गया है। ये जो इंग्लिश वाला है ना ये 2023 एडिशन का है ना। लेकिन हिंदी वाला मेरे पास था, ये लाइब्रेरी से मैंने निकाल के अब PDF बनाया है। ये वाला जो है ना हिंदी वाला 2022 एडिशन है। तो हो सकता है कि इंग्लिश का आप इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेंगे, हिंदी वाले इसमें देखिए कुछ हिस्ट्री दिया है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है भाग, ये सब चीज़ हमने आपको बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग 3 है ना उसको भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, इंग्लैंड में पहली बार प्रयोग हुआ था और उस वहाँ की जो राजा था उस समय ये बनाया गया था अधिकार मांगने के लिए राजा से, तो उसका नाम रखा गया था मैग्ना कार्टा। इसलिए जब भी अब अधिकार मांगा जाता है किसी दुनिया में किसी नागरिक के द्वारा तो उसको मैग्ना कार्टा ही बोल दिया जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, बात यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है और हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। केशवानंद भारती जो केस आया था, केशवानंद भारती केस, उसमें यही बात कही गई थी। केशवानंद भारती केस में यही कहा गया था कि जो राज्य है वो किसी भी
आर्टिकल में संशोधन कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स में कर सकता है, सब में कर सकता है। दूसरी बात, प्रिएम्बल में भी कर सकता है, लेकिन नकारात्मक कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए। और हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में कि हम बताएंगे कि समय समय पे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब तक जो धर्मनिरपेक्षता है ना, लोकतंत्र है, राष्ट्रपति का जो जिस प्रकार से चुनाव किया जाता है वो हुआ, या फिर अगर हम बात करें कि देश अपना जो है फेडरल सिस्टम है ना, संघात्मक व्यवस्था है, यूनियन कह लें, तो ये जो सिस्टम है वो सबको बेसिक स्ट्रक्चर मान चुका है ना। जो सुप्रीम कोर्ट है या जो जुडिशियरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंस है, तो उसको भी वो मान चुका है कि इंडिपेंडेंस रहेगा। जुडिशियरी रिव्यू की बात आती है कि हम पुनरावलोकन कर सकते हैं, तुम कानून क्या बनाए हो, दिखाओ दिखाओ। तो ऐसे में इसको भी कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। तो भांति भांति के चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये केस कब आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के तहत कहा गया था कि संसद जो विधायिका है, कानून बनाने वाली संस्था, वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और प्रिएम्बल के संदर्भ में अगर बात करें, प्रस्तावना उद्देशिका के संदर्भ में, तो उसमें ये कहा गया है कि संशोधन तो होगा पर नकारात्मक संशोधन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इट मीन्स आप सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं, पॉजिटिव अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। अगर हम आगे देखें और आगे अगर देखें इसमें और आगे क्या लिखा गया है, तो आपको इसमें और चीज़ हमको दिख जाएगी कि चलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, हाँ इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन और एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अगर इमरजेंसी लगता है, आपको मैं पहले बताया था कि 252 के तहत इमरजेंसी लगता है। अब कई लोग जो नए हैं, नए अगर होंगे तो क्या सोचेंगे कि सर आप सब बता ही दिए हैं, तो बताओ। मैं एकदम स्पष्ट रूप से इमरजेंसी के बारे में चर्चा कर चुका हूं, है ना। इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 368 का भी चर्चा आ गया था। मैं पहले शुरू में ही क्वेश्चन पूछा था आप लोग से, तो न्यू वाले एकदम नहीं समझे, क्योंकि शुरू जब आप देखिएगा तो इसमें चर्चा थी। अगर आपने नहीं देखा तो आपको अभी ही जान लेना है कि भारत में जो इमरजेंसी लगाया जाता है वो 3 टाइप की इमरजेंसी होता है। 352 के द्वारा लगाया जाता है, 356 के द्वारा लगाया जाता है, 360 के द्वारा। ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल इसको बोलेंगे। ये इसको लगाते हैं ना, राज्य की सरकार गिर जाती है। और इसको लगाते हैं ना अगर देश में कोई आक्रमण हो गया, मतलब चाइना या पाकिस्तान ऐसा कोई अटैक कर दिया, तो उसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, इसके द्वारा घोषित कर सकते हैं। अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो 352 के तहत हम क्या लगा सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये लिखा है कि अगर इमरजेंसी लगाया जाता है किसके द्वारा? 352 के द्वारा, तो राष्ट्रपति जो है सब कुछ बंद कर सकता है। ये जो मौलिक अधिकार जितने मिल रहा है, ये सब मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। केवल किसको किसको छोड़ के? ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार है ना, उसको हर हाल में नहीं खत्म किया जाएगा। आर्टिकल ध्यान रखिए, आर्टिकल 20 और 21, ये जो 20 और 21 आर्टिकल है ना, इसमें गरिमामय जीवन की अधिकार दिया गया है ना, गरिमामय जीवन आर्टिकल 21 में। तो कहता है सीधा कि आर्टिकल 20 और 21 ये कभी समाप्त नहीं होगा। एक क्वेश्चन बना दें कि वो कौन से आर्टिकल हैं जो किसी भी स्थिति में, या ऐसा बोल दें कि इमरजेंसी की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये 2 आर्टिकल्स तो कभी समाप्त नहीं किए जाते। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इमरजेंसी भी इस देश में लागू हुआ है तो मौलिक अधिकार बहुत सारे जो इसमें दिए गए हैं वो सब कुछ खत्म किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 का जो आर्टिकल के तहत जो भी अधिकार मिलते हैं उसको खत्म नहीं किया जा सकता। कह रहा कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो असीमित नहीं होते, असीमित नहीं है, पर ये वाद योग हैं। वाद योग है मतलब हम कोई अगर उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी क्या है? वाद योग नहीं है। प्रिएम्बल क्या है? वाद योग नहीं है। हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखिए लिखल ये है और हो नहीं रहा है ना, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ भी होता है, मौलिक अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स में जो भी बात लिखी गई है, अगर वो राज्य करता है उल्लंघन, तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है किसके तहत? 32 और 200
26 के तहत। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 6 हो गए हैं। इस पे भी हमारी चर्चा हो जाएगी। देखिएगा, जब हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो उन लोगों ने जो भी बातें रखा इंदिरा गांधी के बाद तक, है ना, उनका ये थी लेते हैं कार्यकाल। अगर हम इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी आ गई है तो जनता पार्टी ने 44वां संविधान संशोधन किया और उसने जो संपत्ति के अधिकार था उसको एक संवैधानिक अधिकार या लीगल राइट्स के तौर पे, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट राइट्स के तौर पे रख के उसको सीधा 300A में रख दिया। 300A इसको भाग 12 में, है ना, तो भाग 12 के 300, भाग 12 में 300A, है ना, 300A उसमें रख दिया गया है। तो अभी वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 है। कितना है? 6 है। पहले कितना था? 7 था। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा हटा दिया गया। जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री हैं। इन लोगों ने ये चीज़ें हटा दिया। और 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें इंदिरा गांधी ने भांति भांति के बहुत सारे काम किए थे, तो उस सब चीज़ों को हटाने की कोशिश किया गया, है ना। प्रीएम्बल में भी उन्होंने चेंजिंग कर दिया था, तो वो भी सब चीज़ें उसमें थी। तो फंडामेंटल जो राइट्स है हमारा वो कितने हैं कुल मिला के? तो अभी वर्तमान समय में 6 है। इसको हमको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में कितने हैं? 6 है। आगे देखिए, और देखिए अगर इसमें ये देखा गया है कि कौन सा आर्टिकल है, तो 31 आर्टिकल में रखा गया था। उसके बाद 19A को भी थी करके 300A में रख दिया गया, 300A में रख दिया गया। जब हम लोग पढ़ रहे थे CUT का, जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो एक क्वेश्चन बार बार आता है और फंस जाता है इंसान। आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति के अधिकार जो है वो लीगल राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। यहाँ विवाद फंसता है और क्वेश्चन आता है इसी तरह से कि ये जो है कौन सा अधिकार है, कौन सा अधिकार है। तो आप पहले बता दीजिए, फिर हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से बताइए, कोई भी, प्लीज टेल मी फास्टली, कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार हुआ या संवैधानिक अधिकार हुआ? बताइए, फिर मैं आपको जो भी दुविधा होगा उसको दूर करेंगे। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए, सीधा लिखे कि संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, इस तरह से करके लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप? कौन सा सही मारेंगे? कानूनी अधिकार। और कोई? आरती ने बता दिया है कानूनी अधिकार। और कोई? और कोई जल्दी से? शालिनी, गीतांजलि, निकिता, कोई भी? अभी तो सामने इतना सारा नाम दिख रहा है, कोई अभी तक बोला नहीं। देखो, नहीं बोलोगे तो हम क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे फिर हम बताने लगेंगे। देखो, मैं आपको बता रहा, ये दुविधा थी, लेकिन अभी तो आप ऐसा है ना कि आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि हाँ ये सर ये क्वेश्चन फंस गया, आप बता दीजिए। मैं इंस्टेंट जवाब देने की कोशिश करूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि हाँ क्वेश्चन है तो मैं जवाब उसी समय देना चाहता हूँ, है ना। भले कभी कभी न दे पाए, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर मैं दे ही देता। लेकिन हम जिस समय पढ़ रहे थे ना, CUT की तैयारी कर रहे थे, उस समय ये सब नहीं था सिस्टम, है ना। मैंने खुद पेड कोर्स लिया था और उसके बाद सर से तो फ़ोन करो तो पता चले कि बातें ना होगा, है ना। आजकल तो ऐसा पता नहीं क्या ऑनलाइन में ना, ये सबसे खराबी है कि टीचर और स्टूडेंट कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। पहले की हमारी संस्कृति और परंपरा रही है कि गुरु के समीप बैठ के स्टूडेंट, जो विद्यार्थीगण होते थे, वो किसी पेड़ के छांव में बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं और सीख रहे हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ रहे हैं, या जो भी उस समय की ज्ञान विज्ञान थी। और आज क्या हुआ? टीचर स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन ही बंद है। बीच में आ गया है मोबाइल, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस उस पर करना है, फिर वो पढ़ा रहे हैं। डाउट हुआ गूगल पे खोजो, और गूगल कहेगा ये रहे परिणाम 5 को परिणाम दे देगा, उसमें तुम फंस गए। एक को कहेगा हाँ, एक को कहेगा ना, अब तुम खुद कंफ्यूज। पहले तो थोड़ा कम कंफ्यूजन था, गूगल की वजह से ज़्यादा कंफ्यूजन आ गया, है ना। ये कहेगा ये रहे परिणाम, और दोनों में 5 में इधर उधर की बात लिख देगा। तो इतनी अच्छी परंपरा, और आज देखो कैसा सिस्टम आ गया है। तो ये सब नई दुनिया की बातें हैं और ये सब डेवलपमेंट का परिणाम है।
तो निश्चित रूप में इस संदर्भ में अगर बात करें तो ये डेवलपमेंट जो है नकारात्मक दिख रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उतना तो नहीं तो एटलीस्ट इतना जरूर हो जाए कि आपके पास कोई संकट आता है तो उसका निवारण हो जाए। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो मैं सच बताऊं, जब तक मैं BHU नहीं आया यहाँ पढ़ने के लिए और टीचर से उस पर बातचीत नहीं हुआ, ये क्योंकि यहाँ जब आएंगे ना तो मास्टर में आपको पुनः पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सब पुनः पढ़ना है। तो जब यहाँ आया, मैं सिलेबस देखा, क्लास में चल रहा था, तो मेरी आंखें एकदम, अब तो पक्का इसका आंसर सोल्यूशन मिलेगा, है ना। उस समय तो डरे डरे से थे कि पता नहीं आ जाए तो कहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बनाता था ना तो कहीं आ जाता था संवैधानिक अधिकार, कहीं कानूनी अधिकार, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आ जाते थे। अब इसमें फंस जाता था आदमी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक किसको बोलते हैं? जो संविधान में जिसका वर्णन है उसको क्या बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार। उसको तो संवैधानिक अधिकार बोलेंगे। कानूनी अधिकार वो होता है अगर कानून, जो संसद भवन है, संसद जो है कोई कानून बनाती है, लॉज बनाती है, संविधान के अनुसार, संविधान में जो बातें लिखी गई है उसके नियमों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार कुछ कानून बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, तो उसको कानूनी अधिकार बोलेंगे, है ना। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार के तौर पे बनाया गया, है ना, तो कानूनी अधिकार तो है। दूसरी बात, इसका वर्णन भी संविधान में कर दिया गया, भाग 12 के आर्टिकल 300A में रख दिया गया, तो संविधान में इसका वर्णन है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। और ये जो काम किया गया कि फंडामेंटल राइट से हम उसको वहां भेज दे रहे हैं, तो ये कानून बना के किया गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कानूनी अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये दोनों है? हाँ, दोनों है। तो फिर क्या करें? क्या, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन सेट होगा ना, बनिया अगर समझदार इंसान हो तो दोनों तो एक जगह नहीं देगा, दोनों एक जगह नहीं होगा और नहीं आता है। जब भी मैंने क्वेश्चन लगाया था तो उसमें कहीं लिखता था कानूनी अधिकार, कहीं ये नीति निर्देशक तत्वों के, या फिर मानव अधिकार, या फिर ऐसे दे देता था कि मूल अधिकार, इस तरह से देता था। लेकिन जहाँ भी संवैधानिक अधिकार आता था, नहीं तो कभी कानूनी अधिकार आ जाता था, ऐसा आता है। अच्छा, मान लो अगर सीधा ऐसे आ जाए कि संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हम A और B दोनों जाएंगे। अगर दोनों आ जाए तो, अगर केवल एक दिया है तो दोनों मार लो, है ना। कानून आएगा तो कानूनी अधिकार भी सही है, और अगर संवैधानिक आया तो संवैधानिक भी सही है, क्योंकि संविधान में है और कानून के बना करके काम किया गया था। तो इसमें कहीं से कहीं तो कोई शक नहीं होना चाहिए। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। देखिएगा, इसमें लिखा है 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्ष कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी। मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये भी बात इंपॉर्टेंट हो गई कि 1931 में हुआ है कराची अधिवेशन, और वहां पे है कांग्रेस अधिवेशन में इसकी चर्चा की गई थी। थोड़ा सा कांग्रेस को सिस्टम बताते हैं। जो कांग्रेस थी, अभी जो राहुल गांधी चला रहे हैं, उस समय 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस जो थी वो हर साल, है ना, एवरी ईयर लास्ट महीने में, जैसे दिसंबर में कर लिया, आमतौर पे दिसंबर में हुआ, तो अधिवेशन होता था इसका नेशनल लेवल की, उसका कोई अध्यक्ष होता था। तो अध्यक्षता के समय उसमें ना ये कांग्रेस डिसाइड करती थी कि नेक्स्ट ईयर 1 तारीख से जो नया साल आ रहा है, इस पूरे नए साल में हम क्या क्या करेंगे। तो ये प्रावधान था। मैं बड़ा अच्छा मानता हूं इसको, क्योंकि आप दिसंबर ईयर के लास्ट दिसंबर में आप ये बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट साल हमको क्या क्या करना है, और उस पर पूरा काम हो तो बढ़िया है ना। हम लोग क्या करते हैं घर पर? हम लोग करते हैं कि नया साल आ रहा था, हाँ चलो नया साल आ रहा था, हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं कि हाँ चलो 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है ना। फिर 1 जनवरी आ जाता है, उसके बाद हम लोग पूरा पार्टी उटी कर लेते हैं। फिर 2 तारीख को सोचते हैं कि क्या करना है, फिर रूटीन बनाते हैं, 10 तारीख के बाद भूल जाते हैं उसको। तो ये नहीं होना चाहिए। आप पहले ही बना लीजिए, और बिलीव मानिए, आप पहले दिसंबर 25 के पहले अगर आप अपना रूटीन बना लेंगे ना कि नेक्स्ट ईयर हमें क्या क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये मैं पर्सनली भी फील किया हूँ। ठीक है, चलिए। तो जो मूल अधिकार है, सबसे पहले अगर हम देखें तो 1931 में, है ना, सबसे पहले तो नहीं, ये 1931 की चर्चा हो रही है। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका अध्यक्षता कर रहे हैं, और उसमें ये मूल अधिकार जैसी बातें की गई थी।
अब अगर हम 1900, ये तो 31 हो गए, 1930 की बात करें तो 1930 में नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे थे और उसी समय ये 1930 में नेहरू जी की अध्यक्षता में जो चीज़ें हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएगी और रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1950 को झंडा फहराया गया था। पूर्ण स्वाधीनता दिवस याद करिए, मैं अभी इसको बताया हूँ। तब पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1931 में। क्यों? क्योंकि 1930 का अधिवेशन दिसंबर में हो रहा है, तो 26 जनवरी 1931 आ जाएगा। 30 का दिसंबर में हो रहा है, तो इसके अगला महीने में क्या आ जाएगा? एक साल, मतलब डेट तो चेंज होएगा, 30 से 31 हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1931 में रावी नदी के तट पे कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसी महत्व को देखते हुए जब संविधान सभा ने डिसाइड किया 26 जनवरी 1950 को हम संविधान लागू कर रहे हैं और 26 जो जनवरी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए किया गया था। तो 31 वाला जो अधिवेशन है, 31 वाला जो दिसंबर में हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी ने किया था 30 में और वहाँ डिसाइड हुआ था पूर्ण स्वाधीनता दिवस। और ये जो 31 वाला है यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि हम मूल अधिकार की मांग किया गया है ना, घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग किया गया। और यहाँ पे जो टोटल अधिकार दिए गए हैं वो 6 अधिकार दिए गए हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैं यहाँ से भी बता देता, लेकिन दिक्कत यह है ना कि उस तरह से दिया नहीं है ये इंग्लिश वाला में, इसलिए मैं इसको भी रीड कर दूंगा थोड़ा। लेकिन आप यहाँ ये देखिए कितना अच्छा से दे दिया है, एक जगह ही 6 के 6 अधिकार दिए गए हैं। और समता या समानता के अधिकार जो है वो 14 से लेकर 18 तक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलो इसको एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं, है ना, आगे जाएंगे पूरा। तो राइट टू इक्वलिटी है पहला राइट्स, दूसरा है राइट टू लिबर्टी, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में चर्चा किया गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखिए यहाँ पे है, तो इसमें आर्टिकल्स भी दे दिया गया है, बड़ा अच्छा हिंदी वाला लिखा है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब ये जो है ना अनुच्छेद आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मैंने ट्रिक बनाया है, मैंने क्या बनाया है, मैंने पढ़ा ही है। इसमें ट्रिक ये है 54-24-201। 54-24-201 क्या है भाई? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य का परिभाषा है ना। 13 में हम पढ़ लेंगे कि 13 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है कि 368 इस सब का विवाद वहाँ पे होता है, तो इसको हम देख लेंगे अभी। तो जो 14 आर्टिकल है, 14 नंबर आर्टिकल है, वहाँ से हमारा शुरू हो रहा है समता या समानता का अधिकार। तो 54-24-201 क्या है? जो समता वाला है ना वो चलेगा 5 आर्टिकल, तो 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल ही है। फिर आ गया स्वतंत्रता का अधिकार, ये कब तक चलेगा? ये 4 गो आर्टिकल है इसमें, तो 19 से लेके 22 तक 4 हो जाएंगे। फिर 4 के बाद 2 आ रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 3 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 23 और 24। इस तरह से सोचा गया है। 0 क्या है? 0 जो है ना संपत्ति का अधिकार, वो समाप्त हो गया, तो 0 हो गया है वो। और एक वो अधिकार है लास्ट अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 नंबर का। आप कहेंगे सर ये तो समझ नहीं है, तो देखो अब ट्रिक टोटल ये है, ऐसे बनाते हैं। समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया, उसका उपचार किया। ये आपको ट्रिक याद रखना है कि समता ने, तो समता ने 1 नंबर पे आया ना, तो समता का अधिकार तो एक गो है 54-24 यानी 5 गो है। समता ने स्वतंत्र को, तो स्वतंत्रता का अधिकार 2 नंबर पे है। आर्टिकल देखो 54-24 यानी 54-24-201 में क्या है, 2 नंबर पे 4 है ना। और ये समता ने स्वतंत्र को, तो स्वतंत्रता के अधिकार वाला जो है वो 4 गो आर्टिकल है। शोषण के विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कितना है? 54-24, तो 54 तो 2 को कंप्लीट होता है। तीसरे नंबर पर क्या है? 2 है, तो 2 आर्टिकल होगा, तो 23 से लेके 24 तक। इस तरह से अगर आप याद रख लें, समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उसका उपचार किया, तो उपचार का संवैधानिक उपचार, देखो ये हमको याद रहता है जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये तो याद हो जाता है कि कौन कौन है अधिकार, ये तो हमें याद हो जाता है। लेकिन ये याद नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन आर्टिकल है। तो एक तो हमने लाइन बना लिया हिंदी में, है ना, समता ने, तो सीधा समता का अधिकार है, तो भाई क्या है 54-24, तो पहला 5वां आर्टिकल रहेगा। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 14 से,
है ना, इसको ध्यान रखिए। स्वतंत्रता का अधिकार, तो 54 24, तो 54 में देखेंगे तो 2 नंबर पे 4 है, तो 4 वो आर्टिकल होगा, तो जहाँ खत्म हुआ था वहाँ से आगे से स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से जब आप होपफुली आप ये समझ गए, ट्रिक ये समझ में आया किसी को याद करने का, अब इसको लिख लेंगे। समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर, धर्म की शिक्षा, देखो धर्म माने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचार, उन्हें उपचार किया। तो उपचार में क्या आ जाएगा, एक आर्टिकल है, और उस तरह से जब हम काउंट करते आएंगे ना तो उसमें 32 हमारा आ जाएगा, हालांकि 32 तो याद रहता है। तो आपके पास ये टोटल 6 अधिकार हैं, और 6 के बारे में चर्चा किया गया है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। अब चलिए अगर हम सीधा आगे हम देखें, आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है सीधा 14, तो 14 नंबर में क्या है, अभी हम 5 वो आर्टिकल पढ़ेंगे जो इक्वालिटी वाला रहेगा, है ना, इक्वालिटी वाला रहेगा, फिर फ्रीडम वाला आएगा। अब देखिए तो 14 नंबर आर्टिकल, उसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ क्या है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, एक समान लागू करेगा। ये क्या है, सकारात्मक अधिकार टाइप का है, सब में लिख रहे हैं, कहीं नहीं की वाला बात नहीं है, सीधा क्या कहा, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, जो लॉ हैं उसके सामने सब लोग इक्वल हैं। राज्य जो होगा सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा, सभी को समान रूप से, सभी पे समान रूप से लागू करेगा। ये क्या है, पॉजिटिव है। आ जाते हैं अनुच्छेद 15 में, लिखा है रिलीजन, है ना, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग। चले इसको इंग्लिश वाला देंगे, हिंदी वाला इंग्लिश वाला कहेगा सबकी, हमको तो पूछते नहीं। अच्छा देखो यहाँ आर्टिकल आ गया ना, आर्टिकल 15, इसमें क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स डेड, है ना, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, ध्यान दीजिएगा लिखा है ओनली ऑफ, मतलब इतना ही, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कितना हुआ, 5 हुआ, यानी 5 आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। इट मीन्स इसके अलावा कोई भी आधार आप लेके आ जाओ, भेदभाव किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है आर्टिकल 15 में कि ओनली 5 आधार पे, मतलब केवल इसी 5 आधार पे, धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और नस्ल, मूल वंश जिसको बोलते हैं नस्ल, इसी आधार पे, रेस के आधार पे, ये जो 5 हुआ, इसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे फंसेगा, क्या अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, है ना, या तो अब क्या होगा, सोचो, एक ही जैसा है, ध्यान देना है। हम क्या क्या बोले हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे, तो किसके आधार पर भेदभाव किया जाएगा, हैं? हमने इसमें शब्द प्रयोग कर दिया है निवास स्थान, ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, निवास स्थान पे होगा। क्यों, क्योंकि उसमें सीधा लिखा ओनली, कि इसी 5 आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, बाकी पर करो। तो अगर धर्म के आधार पे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस आधार पे नहीं भेदभाव होगा। आप लड़की हैं, लड़का है, मेल है, फीमेल है, इस आधार पे भेदभाव नहीं होगा। आपका कास्ट क्या है, आप राजपूत है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसा, इस आधार पे भेदभाव नहीं होगा। वंश आपका क्या है ना, सब तो ह्यूमन चैंपियंस हैं, अगर इस प्रकार के कुछ वंश डिटेक्ट हो तो उस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये जो उसके बाद आपका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान, आप बिहार के हैं इसलिए भगाओ, बंगाल थी ये मुंबई से बिहारी को भगा देंगे मार मार के। क्यों, पहले होता था कि आप बिहार के हैं तो जाइए यहाँ से, आप लोग यहाँ आके सारे संसाधन कैप्चर कर रहे हैं, और यहाँ के लोग को जॉब नहीं मिल रहा, आप वहाँ से आके जॉब ले रहे हैं, तो बिहारियों को भगाओ, है ना, ऐसा आंदोलन चला था, यूपी वाले को भगाओ। तो लोग कर रहे थे ना, राज्य नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि राज्य को कहा गया है कि इस आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना है। किस आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। एक व्यक्ति का जन्म बिहार में हुआ है तो इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, निवास स्थान पे आप कर सकते हैं कि वर्तमान समय में वो कहाँ रह रहा है, इस आधार पर भेदभाव होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, आतंकवादी भी कोई होगा ना, अगर उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो भारत सरकार इस 5 आर्टिकल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं।
अब 16 नंबर के जो आर्टिकल आएगा, 16 नंबर के आर्टिकल में चर्चा किया गया है नियोजन से संबंधित अधिकार आता है 16 नंबर में। तो देखिए यहां लिखा है गारंटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो नियोजन किया जाता है, सरकारी नौकरियां मिलती है, वहां पे बात कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है ना, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समान है ना, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग प्लस महिला है ना, हमने महिला प्लस कर दिया है कि इनके आधार पे स्पेशली ये काम किया जाएगा है ना, भेदभाव करके इनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा है ना। तो आर्टिकल 16 में तो सीधा लिखा है कि सबके साथ क्या किया जाएगा, अवसर की समानता बरता जाएगा। लेकिन अगर कोई SC ST आ गया, कोई महिला आ गया, पिछड़ा वर्ग आ गया, तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा है ना, उसको आगे बढ़ा दिया। मतलब दोनों का नंबर सेम है ना, दोनों का नंबर सेम है, और एक जनरल का है और एक ST का है। तो भेदभाव इस आधार पर किया जाएगा कि ये ST है तो चलो इसको नौकरी दे देते हैं, क्योंकि दोनों का सेम नंबर आया है ना। आगे देखिए ये 17 नंबर जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत है ना, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसको ध्यान रखिए, 17 में यहाँ आ गया है अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत की भावना जो होती थी, आपको पता होगा पहले हमारे देश में ये एक गंदी सिस्टम चल रहा था कि छोटी जाति कहे जाने वाले लोगों से लोग छुआते नहीं थे है ना, लोग टच हो जाए तो लगता था कि क्या ही हो गया, लोग बड़े जाति वाले को लगता था कि मेरा तो धर्म ही नसा गया है, ऐसा कुछ बात आता था। अगर मैं आपको कुछ वाक्यांश अगर याद दिलाऊं तो मैं आपको बता दूं, पहले जो छोटी जाति कहे जाने वाले लोग थे, जैसे क्या था सिस्टम, वर्ण सिस्टम में पंडित थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो जो शूद्र थे उस कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति अगर रास्ते पे चलता था ना तो सर में झाड़ू बांधता था, और जैसे जैसे आगे चल रहा है तो बहाराते चल रहा है ना। एक्चुअल में कुछ बहाराता नहीं होगा, पर ये बना दिया गया था कि नहीं तुम चले हो तो रास्ता ना सा गया था इसलिए तुम बहारते चलो है ना। अगर कुआं से पानी पी लिया तो बवाल हो जाता था कि नहीं पी ही नहीं सकते हैं, मंजिल में प्रवेश नहीं कर सकते, पूजा स्थल जो होगा वहां नहीं प्रवेश कर सकते, ये ज्ञान नहीं ले सकते, किताब नहीं पढ़ सकते, रामायण महाभारत जो गीता वगैरह की जो होती हैं उसको नहीं पढ़ सकते। सॉरी अगर मैंने इसे बोल दिया, टंग स्लिप हो गया। तो ये जो धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है उसको नहीं पढ़ सकते, छुआ जाएगा है ना। अगर पढ़ लिए तो जीभ काट दिया जाता था, अंदर से काट दिया जाता था। इतनी भांति भांति के टचेबिलिटी थी कि क्या ही कहा जाए। B.R. अम्बेडकर का थैंक्स टू गॉड कि B.R. अम्बेडकर जैसे लोग इस देश में जन्म लिए और ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो गई है ना। माउंटेन, दशरथ माझी द माउंटेन मैन एक मूवी आया था, उस मूवी को आप देखेंगे उसमें ये दिखाया गया है बहुत अच्छा से कि वो दशरथ माझी जो है बाहर जाते हैं, बाहर से जब आते हैं तो उन्होंने सुना है कि देश में ये लागू हो गया है अनटचेबिलिटी, ये सब खत्म हो गया, कोई किसी को छू सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। तो वो बाहर से आता है तो बड़ा मस्त में मोटिवेटेड हो गया है, तो यहाँ जैसे किया तो गाँव लगा के पीट दिया तो ऐसा कुछ उसमें दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं है ना, गलत परंपराएं थी उसको ये खत्म कर दिया गया है। तो ये चर्चाएं वहाँ पे स्पष्ट रूप से है। अब आगे देखें तो आर्टिकल 15 में क्या है, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत किया जाता है, ये बात यहाँ लिखी गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टेट जो है ना, सेना के क्षेत्र में है ना, सोल्जर के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में उपाधियाँ देगा, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। जिसको जो भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, तो ये सब जो होता है ना वो आर्टिकल 18 के द्वारा दिया जाता है, बुरा नहीं माना जाएगा। सेना जो सोल्जर है उस फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में, जैसे PhD का किसी को उपाधि मिलता है तो वो मिलेगा है ना। लेकिन महाराजा धीराज ऐसा जो चलता था ना वो सब चीज़ें बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 ही फील्ड में उपाधि दी जा सकती है, बाकी सारे फील्ड बंद कर दिए जाएंगे। अब आर्टिकल 19 आ गया है, इसमें 6 प्रकार के फ्रीडम है। इंग्लिश वाला मैंने इसको पढ़ा है तो इसको हिंदी वाला मैं दिखाता हूँ, बड़ा बढ़िया है। यहाँ देखिए कितना बढ़िया लिख दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आ गया है दूसरा राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। 19 में क्या लिखा है, इसमें 7 तरह के अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 19F में था ये जो है ना 19G, तो 19F नीचे था है ना, 19F था नीचे,
तो इसी में रखा गया था संपत्ति का अधिकार। इसको कहाँ लेके चले गए, इसको लेके चले गए 300A में चले गए लेकर, है ना, 300A में चले गए। तो अब देखिएगा यहाँ पे कुल कितने हैं, 6 ही रह गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में ही है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। तो प्रेस भी तो बोलता ही ना, बातें कहता है, तो इसलिए प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी 19A में आता है। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज खोल सकते हैं, प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अब जम्मू कश्मीर में भी जाके जमीन लेके वहाँ रह सकते हैं, बस सकते हैं। पहले तो नहीं था, 370 हट गया है तो आप रह कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन था इसलिए रुका गया था, बाकी आप उसको छोड़ के बहुत सारे जगह पे आप जा सकते हैं। पर ध्यान रखिए, जो अगर संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे आप नहीं जा सकते। आप कहेंगे नहीं हम तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाएंगे, अंदर कोर एरिया है वहाँ पे हम घर बना कर रहेंगे, तो मार के भगा दिया जाएगा, है ना। वो नीचे लिखा रहता है ना कि कहाँ नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई अभ्यारण्य बनाया गया है, जंतुओं के सुरक्षा के लिए किया गया है, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे ना कि जो कोर्ट बना हुआ है वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से कुछ चीज़ एरिया डिसाइड की गई है, नहीं हम तो वहाँ जाएंगे, तो वहाँ नहीं जा सकते, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसा रुका गया है। जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होता है उसको वहाँ भी आप नहीं जा सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि 19 आर्टिकल जो 19 है उसका ई में कहता है कि देश में कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता है। 20 आर्टिकल क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है कि अगर आपने अपराध कर दिया है तो आपको क्या क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दिया जाएगा। एक बार सजा दिया जाएगा मतलब आपने किसी व्यक्ति को मार दिया तो उसके लिए आपको कोई एक सजा मिल जाएगा, तो एक बार ही सजा मिलेगा। ये नहीं कि एक बार मिल गया सजा और फिर 3 महीना बाद फिर सजा हो गया कि जाओ तुम्हारे हो, तो मैंने पहले बार सजा हुआ 500 रुपये देना है इस दंड के रूप में, फिर 3 महीने बाद फिर कहा नहीं 1000 दंड देना, ऐसा नहीं, एक बार ही सजा सुनाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर पुनः आप पीट दिए किसी उसी व्यक्ति को तो फिर आपको सजा होगा, है ना। मतलब एक काम आपने वर्क कितना किया है, 1 वर्क किया है, वर्क मैं ये वर्क नहीं करके मैं कहीं कि कुछ आपने दुराचार किया है, जो काम किया है उसी के संदर्भ में एक बार सजा मिलेगा। वही काम अब फिर दोबारा कीजिएगा फिर सजा मिलेगा, फिर कीजिएगा वही काम फिर मिलेगा सजा, है ना। तो ये सजा बढ़ते जाएगी, एक बार के लिए एक ही बार सजा होगा, है ना। ये बातें कही गई है इसमें। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाद में कानून बना दिया जाएगा, है ना। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं दिया जाएगा, है ना, बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना, कि आप ही अपना। अब सोचो कोई व्यक्ति अपने ही बारे में कैसे बुरा कहेगा कि ना हम किए हैं गलती, ऐसा। तो देखो स्वतः स्वीकार कर लेना वो अलग मुद्दा है, लेकिन बाध्य करना कि नहीं तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब जज साहब कहेंगे नहीं तुम स्वीकार करो, है ना, और उसके बाद तुम यहाँ लिखोगे नीचे बोलोगे कि हाँ हम कहते हैं कि हम ये किए हैं तो हम सजा दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा था अलग मुद्दा है, लेकिन ज़बरदस्ती स्वीकार करना अलग मुद्दा है, तो ज़बरदस्ती स्वीकार नहीं कराया जा सकता। पुलिस पकड़ते हैं ना तो कहते हैं नहीं नहीं कहो कहो, तो वो ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, है ना। आगे देखिए, अच्छा एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट तौर पे मैं बता दूं कि जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को, जो न्यायपालिका है वो राज्य से बाहर रखा है ना। जुडिशियरी कहता है कि हम राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं ना। देखो एक्चुअल में तो होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना ये बात रखा है कि अगर हम कुछ ऐसा कुछ कर, क्योंकि कानून का एक्सप्लेनेशन वो कर रहे हैं तो वो न्यायपालिका को वो नहीं शामिल करते, है ना, राज्य के अंतर्गत। तो अगर आपको याद रहे तो याद रखिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। मतलब जो आपका लाइफ है ना उसका संरक्षण है। लाइफ आपसे कोई नहीं ले सकता, ये बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 है, देखिए यहाँ लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द हीज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये नहीं किया जाएगा, है ना। 20 में देखिए प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये इंग्लिश में इसको कहा गया है, तो इसको आप याद रखें। 21 में देखें राइट ऑफ एजुकेशन, तो ये जो है ना 21A है, राइट ऑफ एजुकेशन जो आया था, अमेंडमेंट हुआ था 86 2002 में, याद रखिए 2002 में अमेंडमेंट हुआ था, 2002 में 86 अमेंडमेंट है। और बच्चे को शिक्षा देने का, है ना, अनिवार्य कर दिया गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये आर्टिकल 21A में है। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ना नीचे रख दिया गया है 51A का K में रख दिया गया, कर्तव्य भी बना दिया गया
कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको अभिभावक का जिम्मेदारी होगा कि वो देंगे कि बच्चे पढ़ें, मौका देंगे, तो वो कर्तव्य है उनका। लेकिन इसको फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया गया। ये ऐसा राइट्स है कि बच्चे को खुद नहीं पता कि हमको ये अधिकार मिला हुआ है ना, क्योंकि जब वो 12 जानने योग्य होगा तब तक तो बड़ा हो जाएगा, 14 साल से ऊपर चला जाए। आगे देखिए 22 नंबर, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, हिरासत लिखा है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ऐसे ही आप किसी को पकड़ लिए तो ऐसे कारण बताइए। 24 घंटे के अंदर आपको उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। अपने पसंद के वकील से उसको मिलने दिया जाएगा, है ना। निवारक निरोध, इसके बारे में हमने तो यहाँ नो लिख दिया है, आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, ये वही सब चीज़ें हैं, कुछ जजमेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। आगे हम सीधे शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं, इसमें लिखा है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का विरोध। मतलब जो व्यक्ति जो है ना, उसका खरीद बिक्री नहीं किया जाएगा, है ना। देखो यहाँ लिखा है खरीद बिक्री, बेगारी, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ज़बरदस्ती जो काम है उसको नहीं करा सकते। मतलब कोई व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती लेके चला गया और कहे कि नहीं ये काम करो और पैसा भी ना दे, तो एक तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, दूसरी बात काम कराया तो उसको प्रॉपर पैसा देना पड़ेगा जितना निर्धारित है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। अच्छा, तो ये व्यक्ति करा सकता है, व्यक्ति कराएगा तो क्या माना जाएगा? अपराध, फिर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा राज्य करेगा तो कहा जाएगा कि मूल अधिकार का उल्लंघन है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति तो करा ही सकता है, जो 12 में उल्लेखित है कि राज्य नहीं कराएगा तो राज्य के अंतर्गत आना चाहिए, है ना। तो सरकारी स्कूल वाला अगर मान लो पकड़ के ले जा कहे कि ना करो, तो वैसे केस में आप जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, नीचे कुछ नोट में लिखा है जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बताओ ना, हमारे संविधान में यही बात है। इतना पेज है ना, क्या ही बोला जाए। लिखेंगे कि ये करना है, ऐसे नीचे लिख देंगे नोट में कि ये नहीं करना है ना, सीधा उसका अपोजिट हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा लिख देने से अब समझिए इस बात को, भावना को, कि सामान्यतः ये रहेगा कि जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा, है ना, और यही नियम है। लेकिन अगर कोई आपात स्थिति आ गया है, ज़रूरत आ गया है, तो राष्ट्रीय सेवा, जैसे कोविड आ गया था तो सारे डॉक्टर्स वगैरह थे वो छुट्टी नहीं मार सके, उनको काम करना है तो कर रहे थे। तो और अगर कोई राष्ट्रीय अगर सेवा की स्थिति आ गई है, कोई आपात स्थिति आ गया है, तो सरकार बाध्य कर सकता है ना। अनुच्छेद 24 देखिए, बालकों के नियोजन का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना, खानों, अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। देखो 14 वर्ष से कम के, 14 वर्ष से जो कम के रहेंगे तो ऐसे जगह पर उनको नहीं किया जाएगा। लेकिन 14 वर्ष से कम रहेंगे तो उनको तो करना ही नहीं है ना, एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ने और आगे बढ़ने की बात करना चाहिए। बाल श्रम का निषेध किया गया है। लेकिन 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। अब आगे आ गया है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजन से रिलेटेड जो स्वतंत्रता होती है। तो 25 में लिखा है अंतःकरण की, है ना, और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, कि कोई भी व्यक्ति अपने जो उसका धर्म है उस धर्म का वो मान सकता है, प्रचार कर सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा की गई है ना। 25 में लिखा गया है, 25 से 28 तक लिखा है प्रोवाइडिंग राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल में क्या लिखा है? प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्सेस, है ना, ये अंतःकरण है। फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस, ये सब आप कर सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड हेल्थ, देखिए आप कुछ भी अगर कर रहे हैं ना, आपको स्वतंत्रता है कुछ भी करने का, लेकिन उससे पब्लिक ऑर्डर नहीं वायलेंस होना चाहिए, है ना। अब मान लो आप हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के रूप में आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस ऐसा निकाल रहे हैं कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ये सब आप कह रहे हैं कि नहीं हम पूरा हमारा धर्म कहता है कि हम बलि बकरा काटेंगे और पूरा रास्ते पर आप खून गिरा रहे हैं, ऐसे अव्यवस्था जैसा छा जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर आप खराब नहीं कर सकते। मोरालिटी, आपका धर्म कुछ भी कहता हो, लेकिन आप मोरालिटी जो एक सार्वभौमिक तौर पे यूनिवर्सल जो मोरालिटीज़ है, वैसे चीज़ों को आप खराब नहीं कर सकते। और हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं आना चाहिए, है ना। ऐसा कोई कर्मकांड आप करने लगे जिससे हेल्थ का कोई इशू आ जाए, तो वैसा होगा तो आपको रोक दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये रोकने की प्रावधान किया गया है। 26 में क्या है ना, ये रिलीजियस ग्रुप्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी, वही बात यहाँ लिखी गई है इसी प्रकार से। तो इसको आप थोड़ा देख लेंगे, पढ़ लेंगे। आगे और चलते हैं।
आज इसको खत्म कर देंगे, हो जाएगा। 26 में क्या लिखा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, माने जो आपका धार्मिक कार्य है उसको आप स्वतंत्र रूप से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। व्यक्तियों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि, संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है, कंप्लीट आपका अधिकार है। जैसे है ना, आप धर्म के आधार पे जो आप खोल रहे हैं इंस्टीट्यूशन, माने जो धार्मिक स्थल, उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 27 में लिखा है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। मतलब टैक्स नहीं लगा सकता, ये सब चीज़ें की गई है। यहाँ लिखा है कि ऐसे कर, है ना, कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता ना, टैक्स है, टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन हिंदी में आता है सर्विस शुल्क, है ना, शुल्क आता है, शुल्क लगा सकता है, सर्विस चार्ज लगा सकते हैं। जैसे आपके धार्मिक स्थल, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस होती हैं, तो सर्विस तो दे रही हैं, राज्य सर्विस दे रहा है, तो ऐसे केस में आपसे कुछ अलग अलग प्रकार के सर्विस चार्ज लिया जा सकता है, पर उसको टैक्स नहीं कह सकते, है ना, टैक्स नहीं कह सकते, तो टैक्स नहीं लगाया जा सकता। 28 का आता है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में, ध्यान दीजिए यहाँ, यही हम चर्चा किया था शुरू में, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो 6 क्लास की जो मैं चर्चा किया था कि उस समय रामायण की प्रॉपर किताब उसमें पढ़ाई जाती थी, और यहाँ पे अब क्या आ गया उल्लेखित रूप से कि राज्य जो है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगी, है ना। ऐसी शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी अध्यादेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती, है ना। तो इसको आप, है ना, बलपूर्वक बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जैसे कुछ दिन पहले एक आया था कि सभी स्कूलों में ना सूर्य प्रणाम लागू किया जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया था, तो बाद में इस पर बवाल होने लगा था कि सूर्य पूजा हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बाद में बताया कि नहीं, उसका जस्टिफिकेशन दिया गया कि ये एक्सरसाइज है, व्यायाम से जुड़ा हुआ है, आप इसको अन्यथा नहीं लें। तो ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति ये अपने अधिकार की संरक्षण के लिए बात कर सकता है 32 और 226 के तहत। कंडीशन एक ही है कि राज्य द्वारा विधि का उल्लंघन होना चाहिए, राज्य द्वारा जो उसका राइट्स है उसका उल्लंघन होना चाहिए। और 28 में हम ये पढ़ रहे थे कि शिक्षण संस्थाओं में जो सरकार के द्वारा उसको फंडिंग किया जा रहा है, तो कोई भी वहाँ पर ऐसा एजुकेशन नहीं दिया जाएगा जो कि धर्म से जुड़ा होगा। अब आ जाता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी राइट्स है, इसके बारे में बात करते हैं। 19 में क्या लिखा है, लिखा है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, या माइनॉरिटीज़ जो होते हैं अल्पसंख्यक, उनके लिए किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयोग से नहीं रोका जाएगा। कि अब फलाना जाति के हैं, ये मिलता जुलता है 15 से, आर्टिकल 15 में भी इसी प्रकार की कुछ चर्चा है, लेकिन ये स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है ना। ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ आ गया है कि वर्तमान में 6 समुदाय, इसको माइनॉरिटीज माना जाता है। किसको मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालिक केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, है ना। तो 2005 में कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो अल्पसंख्यक 6 समुदाय को माना जाता है, मुस्लिम को भी, पारसी को, ईसाई को, सिख को, है ना, और बौद्ध को। तो अल्पसंख्यक नहीं माना जाता किसको, हिंदू को। बाकी तो कुछ बचा नहीं यहाँ, है ना। यहूदी तो अपने देश में बहुत गिने चुने ही हैं। आगे देखिए, हालांकि यहूदी को मानना चाहिए, यहाँ यहूदी शब्द का प्रयोग नहीं है, पर संविधान में ये 6 समूह को माना जाता है, इसको ध्यान रखना। आगे देखिए 30 आ गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक का अधिकार। कि जो अल्पसंख्यक है, कोई भी अल्पसंख्यक जो है अपनी पसंद और शैक्षणिक संस्था चला सकता है, सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब आप ये माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम के हैं या बौद्ध हैं, तो आपको नहीं दिया जाएगा, फंड नहीं देंगे हम शिक्षा संस्था स्टार्ट करने के लिए, ऐसा नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो चला सकता है। और लास्ट जो आया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान उपचारों के अधिकार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और मैंने आपको चर्चा किया था जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको बोला था संविधान का आत्मा कौन है, प्रियम्बल।
लेकिन बी आर अम्बेडकर आत्मा किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को उसका क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज व्हिच वाज टर्म सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा, संविधान का आत्मा बाय बी आर अम्बेडकर हैज बीन ग्रांटेड बाय द आर्टिकल 32। यानी 32 को बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा बी आर अम्बेडकर कहते हैं। आगे देखिए, तो अगर कोई व्यक्ति का उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स अगर उल्लंघन होता है वो 32 के तहत चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत चला जाता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे चर्चा किया गया है कि जो कोर्ट है वो रीट जारी कर सकता है, समादेश जारी कर सकता है। और रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हैबियस कॉर्पस है, मेंडामस है, प्रोहिबिशन है, और तो उसके बाद उत्प्रेषण है, उसके बाद अगर अधिकार पृक्ष लेख है ना, वारंटो, क्यों वारंटो है। तो ये जो 5 प्रकार के रीट होते हैं जारी, इसको आपको ध्यान रखना है। 5 प्रकार के रीट है, 5 प्रकार के रीट है। तो सीधा ही अगर पूछ लें कि रीट कितने प्रकार के, क्षमादेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। कौन कौन है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आसान से बना दे, इसमें रीट नहीं है ना, रीट नहीं है, और ऐसा कुछ बना दे, तो आपको ध्यान रखना है, ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है। हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में भी याद करिए, हैबियस कॉर्पस है, मेंडामस है ना, ये पूरा आपको 5 के 5 रीट आपको याद होनी चाहिए। और इस रीट में किस में क्या होता है, ये अगर आप याद रखेंगे तो अगर ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन बनाया जाए मैच कराने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है? कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आपने बंदी बनाया है किसी व्यक्ति को, राज्य ने अगर उसको व्यक्ति को बंदी बनाया है, तो स्पष्ट रूप से आप सामने लाइए, कोर्ट में पेश कीजिए। या उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझा जाता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है। ध्यान देना, इसमें अधिकारी को आदेश देता है, वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, उसे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अधिकारी को दे सकती है। अब मान लो तुम्हारे पट्टीदार बंदी बना ले, तो फिर आप 32 के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा थाना में, है ना। आप तो जाओगे नहीं, मतलब आपको कोई बंदी बना ले तो आपके घर वाले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर कोई अधिकारी बना लेगा तो ये होगा। अधिकारी कौन कौन हो सकते हैं? वो कोई भी हो सकता है, या तो न्यायपालिका से भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी का कोई हो सकता है, सरकार से जुड़ा कोई भी हो सकता है। सरकारी स्कूल का कोई टीचर अगर बंदी बनाया है किसी बच्चा को, तो भी ये हो सकता है। नगर पालिका का किसी ने किया है तो भी ये हो सकता है ना। तो आगे देखते हैं परमादेश। परमादेश मतलब मेंडामस। मेंडामस कब जारी होता है? ये कब जारी हो रहा है? अवैध रूप से किसी ऑफिसर ने उसको बंदी बना लिया है। परमादेश कब हो रहा है? लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, उसका जो पब्लिक ड्यूटीज है वो नहीं करता। जैसे डॉक्टर का काम क्या है, हेल्थ देखना, और वो पता चलता प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठल है, तो ऐसे में उसको ये मेंडामस जारी होगा। ठीक है ना। प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण। आगे देखते हैं प्रतिषेध लेख या आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये कह रहा है प्रतिषेध लेख में कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से जो नीचे वाली जो अदालतें हैं, जैसे जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, या अर्ध न्यायिक न्यायालय की यहाँ चर्चा किया गया है कि अगर ऐसा कुछ न्यायालय होगा तो उसको रोक सकता है। कौन कौन रोक रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि आप इस पे फैसला नहीं दीजिए, ये हमारे क्षेत्र में आता है, ये आपके क्षेत्र में नहीं आता। तो इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब रोक देना। और उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण ये कहता है कि आप हमें भेज दीजिए। अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश देता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे, है ना। कोई लंबित मुकदमा है ना, वहाँ पे रुका हुआ है, तो वो कहेगा कि आप ऊपर भेजिए, हम देखते हैं उसको। अधिकार पृक्ष लेख, है ना, इसका क्या है?
कोई वारंटो क्या है, इसमें ये पूछा जाता है आप किस अधिकार से ये काम किए हैं। ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके रूप में वो कार्य करने का वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है ना। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो काम करने लगे, जैसे कोई टीचर है ना, टीचर है और टीचर है वो पुलिस का कपड़ा पहन के और वो बाइक का लाइसेंस चेक करने लगे, बाइक का मैंने व्यक्ति चला रहा है उसका लाइसेंस चेक करने लगे, कागज चेक। तो फिर पूछा जाए भाई तुम किस आधार पे चेक कर रहे हो, तुम तो टीचर हो तो टीचर के काम करो, है कि नहीं। तो ये पूछा जाएगा कि तुम किस आधार से, है ना, ये वैधानिक रूप से अधिकार, तुमको कौन सा अधिकार मिला है कि तुम ये काम कर रहे हो, तो अपना जस्टिफिकेशन वो देगा। तो ये 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और किस रीट में क्या होता है ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब ये एकदम खत्म होने वाला है। मौलिक अधिकार से के संबंध में संशोधन क्या क्या हुए हैं इस पे चर्चा किए गए हैं, आप इसको जरूर पढ़ेंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या निर्णय दिया गया था, है ना। मतलब इतना तो स्पष्ट रखिए, गोलकनाथ में ये रुका गया था कि आप यहाँ संशोधन नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकते। इंग्लिश वाला देखते हैं अगर उसमें कुछ लिखा हो इससे संबंधित। इंग्लिश वाला में है ही नहीं लग रहा है, इंग्लिश वाला में बहुत कम दिया है ना, ये थोड़ा सा इशू है। चलिए इसको आप एक बार जरूर देखेंगे। आगे देखिए, इसमें लिखा है 24वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या है, 13 और 368 में संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो 24वां संविधान संशोधन में क्या कहा कि 13 में जो बात लिखी गई है उस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। देखो 368 में जो लिखी गई है प्रक्रिया, 2 प्रकार की उसमें प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। हम पढ़ेंगे 368, ये हालांकि एक बार मैं बताया था, है ना, जब संशोधन पढ़ रहे थे, जब मैं वो आपको पूरा पढ़ा रहा था कि किस भाग में क्या है और अनुसूचियाँ, तो ध्यान दिलाया था। आगे देखिए, माने ये कहा गया 24वां संविधान संशोधन में कि 368 में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उससे मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है। तो 13 में क्या है, 13 में ऐसा क्या है, तो 13 में ये बात लिखी गई है कि सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकार से असंगत है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, तो उतना भाग, है ना, उतना भाग स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। जैसे मान के चलो ये कानून बनाया गया 2 लाइन का, लेकिन इतना सा जो भाग है ना फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, मान लेते हैं कि आर्टिकल 20 का करता है, तो इतना भाग स्वतः ही निलंबन माना जाएगा, कुछ करना वरना है नहीं, वो निलंबित हो गया। मतलब फंडामेंटल राइट्स पे तो आपको कुछ झांकना ही नहीं है, ये तो पक्का नागरिकों को मिला है अधिकार। तो 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये कहा गया कि 68 में जो प्रक्रिया लिखी गई है 368 में, उसके तहत मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। और केशवानंद भारती केस, है ना, इसमें तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। गोलकनाथ का जो था उसको पलट दिया गया और ये कहा गया कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन ना होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, 368 में 4 और 5 जोड़े गए, खंड जोड़ा गया, है ना। व्यवस्था की गई कि संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। देखो इसमें ये इंदिरा गांधी 42वां करवाई थी ना, उनको बड़ा सुप्रीम कोर्ट से उनका विवाद चलता था, है ना, तो उसने ये कहवा दिया। देखो सुप्रीम कोर्ट ही तो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको सजा दिया था कि आप अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे 6 वर्ष के लिए, तो इमरजेंसी लगा था। तो ये कांड इमरजेंसी के समय हुआ है, तो अब इमरजेंसी खुलेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ना कि भाई तुम ये कैसे किए हो। तो 42वां संविधान संशोधन में उसने यहाँ पे क्या लिखवा दिया है कि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, कुछ भी हम संशोधन करना, प्रश्न नहीं करना है न्यायालय में। तो ये बातें यहाँ पर उन्होंने लिखवा दिया था, परिस्थितियाँ थी। अब बाद में 44वां में इसको हटा दिया गया है। मेरुलवा मिल्स बनाम भारत संघ में क्या आया कि संविधान के आधारभूत लक्षण की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पूर्वावलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा तय की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिए, मिनर्वा मिल्स के तहत जैसे ये संसद को तो अधिकार मिल गया कि हाँ 368 में 4 और 5 जोड़ दिए हैं, हम कुछ भी संशोधन करेंगे, आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं पूछेगा। तो अब इंदिरा गांधी चली गई तो बाद की जो सरकार है ना, वो भी नहीं हटाए, क्योंकि भाई संसद को अधिकार मिला है ना, तो अपने अधिकार मिले तो हम काहे हटाएं,
तो जनता पार्टी ने भी नहीं किया। तो मिनर्वा मिल्स में 1980 में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इसको कहा कि 42वां में जो व्यवस्था की गई है उसको समाप्त किया जाता है ना। तो इतनी सारी बातें हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पढ़ते हैं। अगर आप इतना पढ़ लें और इतना कुछ आर्टिकल्स आपको याद हो जाए तो मुझे लगता है कि कल्याण हो जाएगा, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। इंग्लिश वाला में देखते हैं कुछ ये नया चीज़ ऐड किया गया है। हालांकि आप और कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं इसके बाद वाले, क्योंकि हम 32 तक ही पढ़े हैं ना, तो इसके कुछ और आर्टिकल्स जो होते हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व आ गया है डायरेक्ट, वो आर्टिकल्स आपको नहीं दिखा है ना। लेकिन इंग्लिश वाला में देखिए यहाँ पे आप कुछ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 34 आर्टिकल्स यहाँ दिया गया है, 33 भी दिए। इस सेना वोना से रिलेटेड मामला है, जैसे पार्लियामेंट में ही मान लीजिए, पार्लियामेंट से यहाँ कुछ लिखा हुआ है। देखिए, व्हेन मिलिट्री लॉ इन फोर्स पार्लियामेंट में आइडेंटिफाई पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट फॉर एनी डन बाय हिम, है ना। और कैबिनेट फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको रख सकते हैं तो इंपॉर्टेंट है, सेना से जुड़ा हुआ मामला है, इसको आप जरूर याद रखिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कब आया था? इनफोर्स में। देखो एक्ट बना है 2005 में, इनफोर्स में ही आ गया है 2005 में भी, है ना। इनटू इनफोर्स 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सूचना का अधिकार, कि कोई सरकार काम किया है, मान लो कोई रोड बना है, उसमें कितना रुपया खर्च हुआ है, ठेकेदार बता नहीं रहा और रास्ता खराब बना रहा है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें कितना खर्च हुआ है ना, और कितना फंड पास हुआ है, ऐसा गलत काम कैसे हो रहा है ना, कोई करप्शन हो गया कहीं, तो अलग अलग प्रकार की सूचनाएं आप पूछ सकते हैं। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सरकार से सूचना ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार की इसमें सूचनाएं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? RTI, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सीधा ही पूछेंगे कब लागू हुआ था? 2005 में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, RTI ऐसे RTI है, एक राइट टू एजुकेशन होता है। देखो RTE हो गया, राइट टू एजुकेशन, है ना, और ये क्या है? RTI है। एक IT एक्ट भी होता है। तो IT एक्ट कब आया था? ये 2000 में आया था। ये एजुकेशन वाला कब आया था? 2002 में आया था। तो इसको भी आप ध्यान रख लें। चलिए आगे हम देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बड़ा कम है, इतना ही सा है ना, इसलिए मैंने बोला था ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप हमें साथ दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, एकदम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है ना। हो सकता है कि एडिटर साहब इसको काट के कोई दूसरा वीडियो बना दे, पर अभी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये चर्चा किया गया है कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा। अब हम नागरिक हैं, सरकार ने हमको बहुत सारे अधिकार सरकार की तरफ से मिल गया है, संविधान में उल्लेखित है। तो व्यक्ति होने के नाते, सिटीजन होने के नाते आप क्या करेंगे, आपका क्या दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य क्या है, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो क्या, अब देखो क्वेश्चन से, क्या मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज आपने जो मूल संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, क्या उसमें ये उल्लेख है? तो आंसर है नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना, 1976 में जो इंदिरा गांधी इमरजेंसी के द्वारा कराए थी। इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग गया है, लगभग 2 साल तक चला है। तो 42वां जो हुआ है 1976 में हुआ है, तो आप इमरजेंसी के दौरान हुआ। तो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है, तो ये जो 42वां अमेंडमेंट लाया था उसमें ये लिखा गया कि हाँ मूल कर्तव्य होगा। इंदिरा गांधी थोड़ा देखो डिक्टेटरशिप टाइप, आपको पता ही है, इमरजेंसी लगाई तो डिक्टेटर तो हो ही गई है, पूरा शक्तियाँ, प्रेस व्रेस सब काट दिया गया था। प्रेस में जो जहाँ अखबार छपे जाते थे वहाँ लाइनें नहीं जा रहा, तो क्या ही चलेगा, तो क्या छपाई होगा, तो सब कुछ बंद कर दिया गया था। और उसके जो बेटा थे संजीव गांधी, वो लोग को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती, है ना, बच्चे बूढ़े सबको नसबंदी करा रहे थे कि जनसंख्या रोकना है ना, उनको डेटा चाहिए था कि इतना हमने रोक दिया है। तो ये सब तो गलत था। नियत मतलब ठीक नहीं था, काम तो बढ़िया था कि हाँ ये काम हमको करना है, जनसंख्या रोकना है, पर जो तरीका था, प्रोसेस जो उन्होंने अपनाया था वो बड़ा क्रूरता भरा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जब इमरजेंसी अपने देश में लगा था तो स्वर्ण सिंह समिति का रिकमेंडेशन आया, स्वर्ण सिंह समिति का रिकमेंडेशन आया, तो इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान के जो आर्टिकल के तौर पे अगर देखें तो 51A में लिखवाया मूल कर्तव्य। अब कहिएगा कि सर 51A में ही क्यों रखा, तो देखिए ध्यान से, पहले क्या है, राज्य के बारे में बताया, फिर नागरिकता है, फिर मूल अधिकार है, फिर डीपीएसपी है। तो मूल अधिकार में क्या है कि राज्य नहीं करेगा, फिर फंडामेंटल राइट्स में क्या है, राज्य नहीं करेगा, डीपीएसपी में क्या है, राज्य करेगा। तो उसके तुरंत बाद 52 से क्या स्टार्ट हो जाता, कार्यपालिका है। ये पूरा यूनियन के बारे में चर्चा हो गई है, राष्ट्रपति बनेगा 52 में, तो ये है। तो इस बीच में यही जरूरत है, एक जैसा है ना यहाँ पे, राज्य क्या करेगा, राज्य क्या नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी में राज्य क्या करेगा। तो उसका तुरंत बाद होना चाहिए कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा। हाँ, व्यक्ति को तो कुछ करना होगा, तो इसीलिए उनको बीच में हराया, मैंने एक सही स्थान है तो वहाँ पर उन्होंने सेट कर दिया। पर यह हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारा तब मुद्दा इतना सा होना चाहिए कि इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के दौरान इसको लागू किया गया है, और आर्टिकल में कौन सा जगह दिया गया है इसको, तो जगह दिया गया है 51A का हो गया है, 51A। अगर इसका पार्ट देख लें तो डीपीएसपी कितना था, 4 था डीपीएसपी, तो इसको कहाँ रख दिया गया, 4A में रख दिया गया, 4A में रख दिया गया है ना, 4A में रखा गया। तो ये 4 का क्या है, सब पार्ट्स हो गया कि राज्य ये करेगा 4 में है, और राज्य A में क्या लिखा है, व्यक्ति क्या करेगा। ठीक, तो हम ये सारी चर्चाएं कर चुके हैं। रिकमेंडेशन किसका था, सरदार स्वर्ण सिंह का रिकमेंडेशन था। उसको लाया कहाँ से गया है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक होगा उसका एक कर्तव्य होगा कि उसको ये करना होगा। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे आप देखें कि इसमें क्या क्या है, तो आप इसको एक बार पढ़ लें, रटने की कोशिश न करें। आप रटेंगे तो नीचे वाला एकदम जरूर याद रखना है कि 11 नंबर पे जो आर्टिकल है वो यही है, क्या है, पढ़ने वाली बात है। 86 अमेंडमेंट आया था 2002 में, और यहाँ पे ये कहा गया था कि 6 से लेकर के जो 14 साल के बच्चे हैं उनको जो अभिभावक है उनका कर्तव्य होगा कि वो पढ़ाएं। तो यहाँ लिखा है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन है, चाइल्ड और वार्ड एज द केस में बी बेटर बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में आपके पास जो भी बच्चा है, चाहे आप उसका माता पिता है, चाहे आपने उसको गोद लिया है, कुछ भी किया है, आपका ये जिम्मेदारी है कि आप उसको क्या करें, पढ़ाएं। तो ये तो आप लास्ट वाला जरूर याद रखेंगे, बाकी सब चीज़ें पढ़ लेंगे एक बार कि हाँ फलना फलना बात है ना, फलना फलना बात है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, हमने गलत कर दिया, अभी आपको दिखाना था, मैंने हटा दिया। अब हम लोग का टाइम हो गया है, तो निश्चित ही हम लोग दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं, है ना। हिंदी में भी देखो, यहाँ दिखा देते हैं, ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे है। मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। 11 है, कितने हैं, 11 हैं, तो इसको ध्यान रखना है, 11 हैं। चलिए, अभी आपको कोई किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, कोई डाउट है इसमें, आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार के आपको कोई डाउट है इसमें, बताइए, किसी भी प्रकार के डाउट। एक क्वेश्चन में मुझे ध्यान आ रहा है, इसमें तो नहीं था, हम लोगों ने इसको ये पढ़ा कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो केवल भारतीयों के लिए होता है। एक वीडियोस भी मैंने इस पर बनाया था, आप देखेंगे यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, छोटा सा ही वीडियो है 10-15 मिनट का, कि कौन से आर्टिकल भारतीयों को प्राप्त है, कौन सा अधिकार प्राप्त है कि आप नागरिक हैं तो मिलेगा। जैसे अगर कोई विदेश से भारत आ जाता है, कोई टूरिस्ट आ जाता है, तो क्या उसको फ्रीली बोलने का अधिकार मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या उसको यहाँ धार्मिक संस्था खोलने का अधिकार मिलेगा, नहीं मिलेगा। भारत के नागरिक होने चाहिए तब मिलेगा। आप पाकिस्तान से आए, नागरिकता आपको भारत का मिल गई है, कुछ वर्षों में यहाँ रह के आपको यह सरकार ने दे दी है जैसे भी, तो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तब जाके ये सारे
आर्टिकल्स का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर अवहेलना होगा तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, या हाई कोर्ट जा सकते हैं 226। लेकिन सब कोई नहीं जा सकता। अगर आप विदेशी हैं तो नहीं जा सकते, आप एलियन हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें से कौन से आर्टिकल्स एलियन के द्वारा इंजॉय नहीं किया जा सकता, है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एलियंस के द्वारा इंजॉय कौन कौन आर्टिकल नहीं किए जाएंगे। तो 19 वाले नहीं किए जाते, 29 वाले भी नहीं किए जाते और 30 वाले भी नहीं किए जाते। टोटल 5 आर्टिकल्स हैं ऐसे। तो 19 बता दिया, 29 बता दिया, 30 बता दिया, और 19 से पहले 2 आर्टिकल हैं, तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए और आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। आप बताइएगा अगले क्लास में, नहीं तो आपको पता है तो आप बता दीजिए, है ना। अपना रिस्पॉन्स आप जरूर भेजिएगा। होपफुली आपको ये पता होगा, ये बड़ा आसान है, आप गूगल पे लिखेंगे तो फट दे मिल जाएगा। तो अभी तो हमने 3 आर्टिकल आपको बता दिया है, 19, 29, 30, कि इसका तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। सोच के देखिए, 15, 16, 17, 18 ये सब पे चर्चा कीजिए आप। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत सारे लोग एग्जिट भी कर चुके हैं कि बाप रे बाप बहुत, है ना। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों को एक साथ ख़त्म करना अपने आप में चैलेंज होता है, पर समय आ गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात भी नहीं है। आप समझे हुए हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।